हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब जो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जो हम लोग सब पढ़ रहे थे और इसमें संगम काल के बारे में हम लोग सब पढ़ा और इसमें बहुत सारे हमने देखा, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम लोग का कुछ और पार्ट्स बच गए थे जो आज हम लोग सब कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इनसे संबंधित जो दक्षिण भारत संगम काल से संबंधित जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको 10 सालों में 15 सालों में एग्ज़ाम्स में पूछे गए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करा दूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चंस को किस तरीक़ा से आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस को आपको ये देखना है कि जब आप क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लगाते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शंस में आपको एक चेक करना है कि जैसे मान लीजिए हम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ा, तो दक्षिण भारत के इतिहास में हमने एक जैसे 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो हमारा आंसर लग गया, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन जो हमारा बच गए हैं, तो वो आपको 3 ऑप्शंस को आपके जो नोट्स हैं वहाँ पर जाके आपको ढूँढना है, सर्च करना है कि क्या हमारे नोट्स में उस ऑप्शन से संबंधित बातें कहीं पर बताई गई है या नहीं बताई गई है। अगर बताई गई है तो दोस्तों आप वहाँ पर जाएं और उस जगह में आप उसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो उसके आगे से या तो उसके पीछे से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सारे ऑप्शंस को ढूंढ ढूंढ कर आपको मार्क करना है और मार्क करने के बाद उसको आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप रिवीजन्स करते हैं, उसके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसी प्रकार से मैं आपको एक और बात बताऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। और मैं एक आपको सच्ची बात बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो चलिए पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें और इसके आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आज हमको इसको अंत करना है, क्योंकि क्योंकि हमारा पॉलिटी का पूरी तरीक़ा से रेडी है। क्योंकि इसके बाद जस्ट हम लोग सब ख़त्म करेंगे तो पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉलिटी का भी आजकल एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ा रोल है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे देश में पॉलिटिशियंस जो बढ़ गए हैं और कितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन किस प्रकार से दल बदल हो रही हैं, पार्टियां एक दूसरे में जा रही हैं, एक दूसरे को छोड़ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो तमाम प्रकार के आप यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सारे चीज़ों से जो हमारी जो घटनाएं हो रही हैं, सारे जो है एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए पॉलिटी का भी हमारे जो एग्ज़ाम्स में एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत जल्द ही आपको पॉलिटी का क्लास इसी जिससे हमारा टॉपिक समाप्त होगा, दक्षिण भारत के इतिहास और इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो उसके बाद जस्ट हमारा पॉलिटी का क्लास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को देखते हैं और हम लोग करते हैं। उसने चोल वंश के बारे में हम लोग सब पढ़ के छोड़ा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग सब राष्ट्रकूट वंश के बारे में यहाँ से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की बातें हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की बातें हो रही है, ठीक है। और इसकी बात करें हम तो 7वीं शताब्दी से लेकर इनकी 9वीं शताब्दी के बीच का जो काल रहा है इस वंश का, इसी काल के बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। कि आखिर किस तरीके से राष्ट्रकूट वंश में शासन आए, इसकी स्थापना हुई और कैसे यहाँ पर इनका विस्तार हुआ, इन सारे तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम सब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की बात करें हम तो दांती दुर्ग के द्वारा की गई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा की गई, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी मानखेत को बनाया और इसने अगर देखा जाए तो इन्हें कई अगर उपाधियों को धारण किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उपाधियों के निर्धारण किया। आप देख सकते हैं जैसे कि महाराज की उपाधि हो, परमेश्वर की उपाधि हो और परम भंडारक की उपाधि हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्होंने उपाधियों का धारण भी यहाँ पर किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को आप देखने तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी जो उपाधि धारण किए थे। और जैसे आप देख सकते हैं महाराज की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि और परम भंडारक की उपाधि, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम इनकी उपाधियाँ थी और ये अपने राजधानी को मानखेत में बनाए थे, ठीक है। और जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो दांती दुर्ग थे, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा, ठीक है। और इसमें देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि राष्ट्रकूट वंश जो थे, इसके बाद देखें हम तो कृष्ण प्रथम शासक बनता है जिसने अब एलोरा के कैलाश मंदिरों जो महाराष्ट्र में है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आप पूछे भी जाते हैं कि कैलाश मंदिर जो एलोरा के कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश के जो अगला शासक था दांती दुर्ग के बाद, और इन्होंने ही जो कि महाराष्ट्र में एक कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इनके बारे में इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इनके पश्चात अगर बात करें हम तो राष्ट्रकूटों में ध्रुव धारा वर्ष जो शासक बनता है, ठीक है, जिसने कनौज पर अधिकार के लिए हो रहे संघर्षों में भाग लिया, और यह संघर्ष लगभग क्या है कि 200 वर्षों तक चला, ठीक है। अगर बात करें 200 वर्ष चला, ठीक है। जिसने बात करें हम तो देखते हैं कि सबसे अधिक अगर विजय राष्ट्रकूटों के शासकों को मिली, ठीक है, और यह सबसे अधिक हार पाल शासकों की हुई है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ जो राष्ट्रकूटों अभी भी जो कनौज के लेकर यहाँ पर जो है संघर्ष चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रकूटों में ही एक ध्रुव धारा वर्ष नाम का एक शासक था जिसने कनौज पर अधिकार के लिए बहुत संघर्ष किया, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि 200 वर्षों तक यहाँ पर संघर्ष चलता है, और इस संघर्ष में देखे जाए तो हमारा राष्ट्रकूटों की जो कि शासकों की यहाँ पर विजय मिली, और सबसे अधिक हार अगर देखा जाए तो किसकी हुई थी, पाल शासकों की यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो कनौज अपने आप में बहुत बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र था, और इसको लेकर काफ़ी तमाम संघर्ष भी अन्य शासकों के द्वारा किया गया यहाँ पर, और फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ राष्ट्रकूट वंश का ही विजय मिली है, और काफ़ी ज़्यादा हार पाल शासकों को यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों और क्या इसमें बातें कही जा रही हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि इसी वंश का जो अगला शासक हमारा अमोध वर्ष हुआ था, ठीक है, जो अपनी विकृता यानी कि विद्वान के लिए माना जाता था, ठीक है। आप देख सकते हैं, और इसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी, और आगे चलकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं चलकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो अमोध वर्ष के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि अमोध वर्ष जो था जो कि राष्ट्रकूट वंश के अगला शासक यहाँ पर बनता है, ठीक है। और इन्होंने जो कि अपने एक विद्वान के कारण बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इसने कवि जो राजमार्ग नामक पुस्तक को लिखी थी, कविराज अगर मार्ग किसी ने पुस्तक को लिखी है तो वो कौन लिखे हैं, तो अमोध वर्ष के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और आगे चलकर इन्होंने क्या तो जैन धर्म को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। और किससे, तो जिन सेन, यहाँ देख सकते हैं कि जिन सेन के प्रभाव से जो है इन्होंने जैन धर्म को क्या किया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और इसमें क्या अमोध वर्ष के, अब देख सकते हैं कि अमोध वर्ष के दरबार में जो कि कन्नड़ भाषा के 3 बड़े विद्वान रहते थे, ठीक है, और जिनका नाम क्या था आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ जो है 3 विद्वान रहते थे जिनका नाम है पन हो गया, पूनम हो गया, और एक रत्न हो गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ही बात कहा जा रहा है, ठीक है, कि अमोध वर्ष के दरबार में एक कन्नड़ भाषा के 3 बड़े कवि यानी कि विद्वान रहते थे जिनका नाम था पन था, पूनन था और रत्न था, ठीक है। अगर हम पूनन की बात करें हम, ठीक है, तो पूनन के द्वारा जो है एक शांति, देख सकते हैं कि पूनन के द्वारा ही एक शांति पुराण की रचना की गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अमोध वर्ष के बारे में कहा जा रहा है जो कि हमारा राष्ट्रकूट वंश के अगला शासक हुआ था ध्रुव धारा वर्ष के बाद, ठीक है। तो जिनकी बताया जाता है कि इनके दरबार में माने कि 3 बड़े यानी कि एक कन्नड़ भाषा के विद्वान रहते थे, जिनमें अगर बात करें हम, जिनका नाम था पन, पूनन और रत्न थे, ठीक है। और पूनन के द्वारा ही एक जो है शांतिपुरम नाम की एक रचना की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से राष्ट्रकूट वंश के बारे में आप कुछ बातें यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों यहाँ पर और कुछ बातें देखेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इस वंश के जो अगला शासक जो कि इंद्र जो कि हमारा तृतीय हुआ था, ठीक है, बना, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके दरबार में बात करें तो अरब यात्री जो कि अल मसूदी आया था, ठीक है, जिसने मानसूनी हवा का बारे में क्या किया के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार जो है इन्होंने एक बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक में जो अगला शासक जो इंद्र तृतीय हुआ था, ठीक है,
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्हीं के समय में एक अरब यात्री जो कि इसका नाम था अल मसूदी, ठीक है, वो आया था और जिसने मानसूनी हवा का पहली बार उल्लेख किया था, ठीक है। अगर मानसूनी हवा का किसी ने पहली बार अगर उल्लेख किया था तो वो हमारा अल मसूदी था, जो कि अरब देश का था, ठीक है, जो कि हमारे राष्ट्रकूट वंश के जो शासक जो कि इंद्र तृतीय थे उनके शासनकाल में ये आया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं और क्या लिखी गई बात इसमें है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि इस वंश का अगर बात करें हम तो इस वंश का अगला शासक हमारा कृष्ण तृतीय हुआ था, जिसने प्रातांक एक चोल शासक को तकोलम के युद्ध में हराया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इस बात कही जा रही है, ठीक है, कि राष्ट्रकूट वंश के जो अगला शासक हमारा कृष्ण तृतीय हुआ था, जिसने परातंक वन यानी चोल शासक था, परातंक वन कौन था तो चोल शासक था, जिसको तकोलन का एक युद्ध हुआ था, इसमें इसको हराया था, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तकोलन का युद्ध होता है जिसमें आप किसके बीच हुआ था, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कृष्ण तृतीय और जो कि चोल शासक परातंक एक के बीच में हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चोल शासक जो कि को क्या किया था, इसने कौन कृष्ण तृतीय ने यहाँ पर हरा देता है, ठीक है, युद्ध में हराया था, ठीक है। इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो इतना बातें आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे देखें क्या है, देखिए अगर राष्ट्रकूट वंश के अगर अंतिम अगर आखिरी शासक की बात करें हम तो कर्क द्वितीय था, जो कि अयोध्या में आयुक्त था, ठीक है। और इसी समय में इसके सामंत तैलब जो द्वितीय ने क्या किया, इसकी हत्या कर दिया और चालुक्य वंश की स्थापना कर ली, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है हत्या कर दी और आगे क्या लिखा गया देख लेते हैं। यहाँ पर हत्या कर दी और चालुक्य वंश की स्थापना की और यही चालुक्य कल्याणी के चालुक्य कहलाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर इसी बात कहा गया है कि जो राष्ट्रकूट वंश के जो आखिरी शासक हमारा कर्क द्वितीय जो हुए थे, ठीक है, कर्क द्वितीय जो हुए थे, एक क्या थे, एक आयुक्त थे, ठीक है। आयुक्त थे अपने शासन को अपने उतना अच्छा ढंग से विस्तार नहीं कर पाए, ठीक है, और आयुक्ता के कारण से, ठीक है। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो कि हमारा इसी के सामंत जो कि तैलप जो द्वितीय था, जो कि उनकी हत्या कर देता है यानी कर्क द्वितीय को, और चालुक्य वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। और यही चालुक्य वंश यही चालुक्य कल्याणी के चालुक्य कहलाए, ठीक है। और हमने कल्याणी के चालुक्यों के बारे में देखा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है जब राष्ट्रकूट वंश का आखिरी शासक जो कि हमारा कर्क द्वितीय की हत्या हो जाता है तो राष्ट्रकूट वंश पूरी तरीक़ा से यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखा, जो कि हमारा 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में इनके इतिहास को देखा कि इनके शासक दांती दुर्ग हुए। दांती दुर्ग की बात करें हम तो इन्होंने राजधानी मानखेत में और इन्होंने महाराज परमेश्वर और परम भंडार की उपाधि धारण किया। उसके बाद यहाँ हमने कृष्ण प्रथम को देखें, उसके बाद ध्रुव धारा को देखें, उसके बाद हम अमोध वर्ष को देखें, ठीक है, जो एक मतलब कि कविराज नामक पुस्तक को लिखा था। उसी प्रकार से हमने इसके इंद्र तृतीय को देखा, कृष्ण तृतीय को देखा और लास्ट में हमने कर्क द्वितीय को देखा। और यहीं पर जो है कर्क जो द्वितीय अपनी आयुक्ता के कारण से है, इसकी जो कि शासन के यहाँ पर समाप्त हो जाता है और तेलप द्वितीय के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और यहीं पर जो है चालुक्य वंश की स्थापना कर दी जाती है, जो कि आज यही चालुक्य जो है कल्याणी के चालुक्य कहलाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्रकूट वंश जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे इसके और देखते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग सब काकतीय वंश, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के बाद हम लोग सब देखेंगे काकतीय वंश को देखेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से काकतीय वंश का विस्तार हुआ, कहाँ तक इसकी फैलाव है, कहाँ तक इसके क्षेत्र हैं और इसके कौन कौन सा शासक हुए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से दोस्तों छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है, छोटे छोटे वंश यहाँ से चलेंगे, ठीक है। और हम लोग सब इसके शॉर्ट में जो देखते चलेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस आप यहाँ केवल देखते चलिए मेरे साथ, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है काकतीय वंश की, ठीक है। काकतीय वंश की बात करें हम तो अगर आप देख सकते हैं कि हाँ मैप की मैं समझाने का प्रयास किया, ठीक है, कि यहाँ पर तेलंगाना के क्षेत्र हैं। अगर इनका अगर क्षेत्र की बात करें हम तो तेलंगाना और उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। और इसकी अगर संस्थापक की बात करें हम तो इनका संस्थापक बीटा प्रथम के द्वारा की संस्थापक हैं और राजधानी वहाँ पर वारंगल है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि काकतीय वंश के बारे में ही कहा जा रहा है कि इनकी जो विस्तार है, इनकी राज का जो विस्तार है, आप देख सकते हैं कि तेलंगाना और उसके आसपास के क्षेत्रों तक इनका विस्तार फैला हुआ है। और इसके संस्थापक बीटा प्रथम है और इसकी राजधानी वारंगल है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनमें हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, काकतीय वंश के बारे में। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि इनका अगला शासक चूँकि रुद्र प्रथम हुआ था, और रुद्र प्रथम के बाद देखिए तो प्रताप रुद्रदेव जो कि यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और इनकी अगर बात करें हम तो यहीं पर आता है मलिक कफूर। और मलिक कफूर क्या करता है कि बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर लिया और कर लिया। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव पर क्या कर दिया, ठीक है, कर लिया, यानी कि प्रताप रुद्रदेव पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और यह कौन था, तो सेनापति की बात करें हम तो एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी के, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि यहीं पर कोहिनूर हुरा की बातें कही जा रही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रुद्र प्रथम की बात हो रही है। कि रुद्र प्रथम जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलिक कफूर जो था यहाँ पर इसके साथ लड़ता है। ठीक है, रुद्र प्रताप के साथ, और यहाँ कह रहा है कि बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, यानी कि अधीनता को स्वीकार कर लिया प्रताप रुद्रदेव पर। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस छोटे छोटे राज्यों की यहाँ पर समाप्ति हो रही है। ठीक है, कि यहाँ एक जो कि मुस्लिम शासक की बात हो रही है। ठीक है, मलिक कफूर जो कि बख्तियार खिलजी का एक सेनापति था। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर कि काकतीय वंश के जो शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव, इन पर क्या किया, अधीनता को स्वीकार कर लिया बिना किसी लड़े। ठीक है, बिना किसी युद्ध किए इनकी यहाँ पर जो है अपनी जो है यहाँ पर अपनी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे राज्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप इसको केवल देखते चलिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ देखेंगे यादव वंश। ठीक है, और यादव वंश की अगर बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि जो कि क्षेत्र की बात करें हम तो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में इसकी जो कि क्षेत्र का विस्तार है। और जो कि आप देख सकते हैं कि देवगिरी के पास है। ठीक है, आप मैप के भी सहारे आप थोड़ा सा इंडिकेट आप देख सकते हैं इनकी क्षेत्र का। ठीक है, और इसके संस्थापक की बात करें हम तो जो कि हमारे यहाँ पर भिल्लल जो कि देख सकते हैं कि भिल्लव जो कि पंचम है। ठीक है, और राजधानी कहाँ, देवगिरी है। ठीक है, और इसकी बात करें हम तो रामचदेव, ठीक है, एक शासक थे। ठीक है, और जिस पर मलिक कफूर हमला किया और इस पर जीत गया। ठीक है, देखिए सो दोस्तों, मलिक कफूर को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर इसकी जो है। आगे भी देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जागीरदार बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस बात कह रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर यादव वंश के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, और इनकी अगर विस्तार की बात करें हम तो महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, जैसे आप देवगिरी के पास इनकी जो क्षेत्र तक का विस्तार हुआ। उसके बाद अगर इसके संस्थापक की बात हो रही दोस्तों, तो इनके संस्थापक जो कि भिल्लव पंचम हैं, और इनकी राजधानी कहाँ थी, देवगिरी थी। ठीक है, तो यादव की राजधानी पूछे जाते हैं जहाँ में देवगिरी है। और यहीं पर बात करें हम यादव वंश में एक शासक था रामचदेव। ठीक है, जिस पर देखा जाता है तो मलिक कफूर ने इस पर हमला करता है। ठीक है, और हमला करने के बाद जो है इसको जीत लेता है। ठीक है, और जीतने के बाद आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जागीरदार बना दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यादव वंश के यहाँ पर समाप्ति होती है, उनकी हार होती है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र पर जो कब्जा कर लेता है। तो तमाम बातें को यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों अगला हम शासक को देखेंगे। ठीक है, बस छोटे छोटे आपको इतनी ही जानकारी रखना है इसके बारे में, और आपको डीप में नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होयसल वंश के बारे में। ठीक है, आप होयसल वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इनकी जो कि आप देख सकते हैं गुजरात हो गया, और यहाँ पर द्वार समुद्र के आसपास के क्षेत्र तक इनका जो कि राज्य का विस्तार है। ठीक है, और इनके संस्थापक की बात करें हम तो विष्णुवर्धन है। ठीक है, और यहीं पर देख सकते हैं दोस्तों कि चिन्ना केशवा मंदिर का भी जो कि निर्माण यहाँ पर किया गया है बेलूर में। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर देख सकते हैं कि यहाँ एक जो हमारा वीर बल्लभ तृतीय नाम का एक जो कि शासक हैं, और यहाँ मलिक कफूर ने इनको हरा दिया था। ठीक है, और इसके बाद ये सब समाप्त हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ को आप ध्यान देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, और एक दूसरे छोटे छोटे जो वंश हैं उनको यहाँ पर हराया जा रहा है उनके द्वारा, और उन पर उनके राज पर कब्जा किया जा रहा है। ठीक है,
तो उसी में से एक होयसल वंश भी है जिनका क्षेत्र का विस्तार अगर देखा जाए तो गुजरात के आसपास के क्षेत्र को देखा जाता है, और इसके संस्थापक जो विष्णुवर्धन थे। और यहीं पर कौन है, तो विष्णुवर्धन के द्वारा जो कि चन्ना केशव मंदिर का भी निर्माण बेलूर में कराया गया था, ठीक है। और होयसल वंश का एक शासक को आप देख सकते हैं जिसका नाम है वीर बल्लभ तृतीय, जिस पर मलिक काफूर ने इन पर हमला करता है और इनकी हार हो जाती है, और इसके बाद यह वंश जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने काकतीय वंश के बारे में देखा, यादव वंश के बारे में देखा, होयसल वंश के बारे में देखा। ये सब छोटे छोटे वंश हैं जो कि इन पर जो कि मुस्लिम शासकों के द्वारा इन पर आक्रमण किया गया और इनको से उनके राज को छीना गया और उन पर अपने तरीके से उन पर विस्तार करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या लिखा गया है, अगला वंश क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और वंश की बातें हो रही है, तोमर वंश, ठीक है। तो आप तोमर वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि अगर आप देखते हैं कि तोमर ने 736 ईस्वी में दिल्ली शहर की स्थापना की और प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। तो यहाँ इस बात कर रही है, ठीक है। और महिपाल तोमर ने जो कि 1043 ईस्वी में थानेश्वर, जो कि हमारा आप देख सकते हैं कि थानेश्वर की अगर बात करें हम, ठीक है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि और क्या लिखा हुआ, हांसी और नगरकोट पर कब्जा कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बात का है दोस्तों कि तोमर वंश के बारे में आप देख सकते हैं कि अगर तोमर वंश की बात करें हम, तो अगर इसकी स्थापना की बात करें हम तो तोमर के द्वारा जो कि आप 736 ईस्वी में दिल्ली शहर की स्थापना की गई और जो कि प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे, कौन, तोमर वंश, ठीक है। अगर बात करें हम महिपाल की, तो महिपाल जो कि तोमर ने 1043 ईस्वी में थानेश्वर, हांसी और यहाँ देख सकते हैं नगरकोट को अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से तोमर वंश के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा है सिसोदिया वंश है, जो कि आप देख सकते हैं एक राष्ट्रकूट शासक, जो कि आप देख सकते हैं कि बापा रावल सिसोदिया वंश के संस्थापक थे और जिनमें चित्तौड़ इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक सिसोदिया वंश के बारे में थोड़ा सा बात कही गई है कि बापा रावल सिसोदिया वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़ थी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने काकतीय वंश, यादव वंश, होयसल वंश, सिसोदिया वंश और तोमर वंश के बारे में, इन सब छोटे छोटे वंश हैं जिसके बारे में हम लोग सबने देखा, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कश्मीर के इतिहास को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग सब कश्मीर के इतिहास को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आखिर कश्मीर का इतिहास कैसा रहा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आप एक मिनट, हाँ देखिए कश्मीर के इतिहास के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। कश्मीर का इतिहास देखिए यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए जो कल्हन की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और इस पुस्तक में सबसे पहली बार क्रमबद्ध ढंग से इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, ठीक है। और यह पुस्तक संस्कृत भाषा में है। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आप कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी क्या वहाँ की विस्तार थी, क्या संस्कृति थी, तो इससे आपको सबसे पहले जो है एक कल्हन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रहा है और इनकी कश्मीर के इतिहास को स्रोत के जानने के लिए, ठीक है। इस पुस्तक में पहली बार जो है एक क्रमबद्ध ढंग से इतिहास, मतलब वहाँ की जो कश्मीर के इतिहास है उसको लिखने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और यह पुस्तक जो है आप संस्कृत भाषा में आप लिखी गई है, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कश्मीर के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कल्हन के नाम जो है आपको राजतरंगिणी आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्स में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस आप डायरेक्टली यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे इसमें देखते हैं और क्या लिखा गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें कही गई है कि इस पुस्तक में निरपेक्ष अलग और पक्ष और विपक्ष होकर इतिहास लिखन किया गया, ठीक है। और इसने 3 वंशों की, जो आप देख सकते हैं कि 3 वंशों की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। देखते हैं कारकोट वंश हो गया, उत्पल वंश हो गया, लोहार वंश हो गया। तो आप यहाँ कश्मीर का आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इस पुस्तक की एक खूबी है, एक खासियत है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों से अलग होकर, ठीक है, यहाँ पर जो है इसके इतिहास को यहाँ पर लिखा गया है। और इस पुस्तक में 3 वंशों की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है।
जिसमें आप देखेंगे कि कारकोट वंश है, उसके बाद हमारा उत्पल वंश है, लोहार वंश है। तो ये 3 वंशों के बारे में यहाँ पर जानकारी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें? जो कलहन के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है उनके बारे में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर एक एक करके थोड़ा थोड़ा वंश के बारे में देखेंगे। जैसे कारकोट वंश है, उत्पल वंश है या फिर लोहार वंश है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए दोस्तों, कारकोट वंश की अगर बात करें हम, तो इस वंश का संस्थापक हमारा दुर्लभ व वर्धन था, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के दरबार में चीनी यात्री हैंसोंग कश्मीर में आया था, ठीक है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो कि ललितादित्य मुक्तादित्य हुआ था, ठीक है। और इसके द्वारा कश्मीर में मार्तंड मंदिर यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है, इसको बनवाया गया, ठीक है। तो बनवाया गया, ठीक है। और इसके बाद और इसमें क्या लिखा गया है तो देख लेते हैं कि इस वंश का यानी कि इस वंश का आखिरी शासक जो कि जयपिंड हुआ और उसके पश्चात कारकोट वंश समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ बातें कही जा रही है, ठीक है। आप अगर कारकोट वंश की बात करें हम, तो कारकोट वंश के बारे में ही बताया जा रहा है कि इस वंश के संस्थापक जो कि दुर्लभ वर्धन हुए थे। और यहाँ पर एक चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक इन्हीं के दरबार में एक चीनी यात्री जो कि हैंसोंग कश्मीर आया था, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी अगर महत्वपूर्ण शासक की बात करें हम, जो कारकोट वंश के थे, उनका नाम था ललितादित्य मुक्तादित्य, ठीक है। जिनके द्वारा जो है कश्मीर में एक मार्तंड मंदिर का बनवाया गया और यह मंदिर पूरी तरीक़ा से सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि इस वंश का आखिरी शासक जो जयपिंड हुए थे और इसके पश्चात कारकोट वंश समाप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 बात तो याद रखना है, जो काफ़ी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। पहली बात आप याद रखना है कि जो कश्मीर के जो एक चीनी यात्री के बारे में याद रखना है, जो कि चीनी यात्री आया था हैंसोंग, जो कि जो चीन से संबंधित था, ठीक है। और यहाँ कश्मीर में आया था, ठीक है, हैंसोंग, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर कश्मीर में एक मार्तंड मंदिर बनवाया गया, ठीक है। तो उस मंदिर को किसने बनवाया था? तो ललितादित्य मुक्तादित्य के द्वारा बनाया गया था। और यह भी पूछा जाता है कि मार्तंड मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है कारकोट वंश के बारे में। चलिए, तो अगला हम देखते हैं जो हमारा उत्पल वंश है उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा गया है। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक उत्पल वंश के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कारकोट वंश के समाप्ति के पश्चात कश्मीर में उत्पल वंश की शासन आता है, ठीक है। और इस वंश की जो कि स्थापना अवंती वर्मन नाम के शासक ने की थी, ठीक है। पहली बात कहा जा रहा है किसका? अवंती वर्मन नाम के शासक द्वारा किया गया, ठीक है। यह विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था। कौन? अवंती वर्मन। और इसके दरबार में रत्नाकर और आनंद वर्धन जो कि नाम के जो यहाँ पर कवि रहते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक है। कौन? अवंती वर्मन। और इनके दरबार में जो कि देख रहे हैं कि दरबार में आनंद वर्धन और जो कि और एक और हैं, क्या नाम उनका है? रत्नाकर नाम के 2 यहाँ पर आपको देखने को कवि यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हो कि इनके समय में ही जो कि सुई नाम के व्यक्ति ने नहरों की सिंचाई की व्यवस्था शुरुआत की थी। आप देख सकते हैं कि सुई नाम का एक व्यक्ति है जो कि हमारे अवंती वर्मन के समय में ही है यहाँ पर नहरों का व्यवस्था को करवाता है, ठीक है। अवंती वर्मन की मृत्यु हुई और इसके पश्चात सुगंधा नाम के एक शासिका बनी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवंती वर्मन का मृत्यु हो जाता है और उसके पश्चात जो है सुगंधा नाम के यहाँ पर शासिका बनती है। और इसी वंश में आगे चलकर रानी विद्या का शासन शुरू होता है। और इस वंश की समाप्ति करके संग्राम राज के नाम से नहीं, इस वंश को समाप्त करके संग्राम राज के नाम से व्यक्ति ने लोहार वंश को स्थापित कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्पल वंश के बारे में बहुत सारे बातें यहाँ पर कही गई हैं। पहली बात तो ये कही गई है कि जो कि कारकोट वंश के समाप्ति के बाद जो है कि उत्पल वंश का स्थापना होता है और इसकी वंश की स्थापना अवंती वर्मन के द्वारा किया गया, ठीक है। जो अवंती वर्मन एक बहुत बड़ा विद्वानों का संरक्षक है और इनके दरबार में आप देख सकते हैं कि रत्नाकर और आनंद वर्धन नाम का कवि रहते हैं। और इसमें और बातें कही जा रही है कि इन्हीं के समय में कि सुइस नाम के व्यक्ति ने नहरों की सिंचाई के लिए एक व्यवस्था को शुरू करवाया था। और उसके बाद कहा जाता है कि अवंती वर्मन की जब मृत्यु हो जाता है तो इसके बाद सुगंधा नाम के जो एक शासिका होती है वो अपना शासन यहाँ पर करना शुरू कर देती है।
इसी प्रकार से इस आगे चलकर रानी विद्या का भी यहाँ पर शासन शुरू होता है और इस वंश को समाप्त हो जाता है। और इसके समाप्ति के बाद जो है संग्राम नाम के नाम से के व्यक्ति ने यहाँ पर लोहार वंश को स्थापित कर देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उत्पल वंश के बाद यहाँ पर लोहार वंश का शासन शुरुआत होता है। तो हम यहाँ पर लोहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोहार वंश की बातें कही जा रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस वंश के संस्थापक जो हमारा संग्राम राज, जो जस्ट ऊपर इनके नाम को देखे थे, और इसने अपने समय में और इनके समय में अगर बात करें हम तो महमूद गजनवी से लड़ने के लिए सेना भेजी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस वंश का अगला शासक जो कि हर्ष हुआ, जिसके समय में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, और इनके अकाल का समाप्त करने के कई प्रयास जो कि मतलब यहाँ पर ही बताया जा रहा है। ठीक है, कि जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाल का समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, यानी यह करने का कोई प्रयास यहाँ पर नहीं किया गया। ठीक है, और इसे कश्मीर की क्या कहते हैं, इसको नीरो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कश्मीर क्या कहते हैं इसको, तो मतलब यहाँ पर नीरो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हर्ष के दरबार में जो कि कलहन नाम के विद्वान रहते थे, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक को यहाँ पर लिखी है। तो इस प्रकार से इनके बारे में कहा जा रहा है। और देखते हैं कि इस वंश के अगला शासक जो कि जय सिंह हुआ और इनके समय में राजतरंगिणी पुस्तक पूरी हुई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे बातें कहेगी लोहार वंश के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लोहार वंश जो कि हमारा उत्पल वंश के समाप्ति के बाद जो कि लोहार वंश के यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है, और इसके संस्थापक की अगर बात करें हम तो संग्राम राज थे। ठीक है, और इनके समय में अगर बात करें हम तो एक महमूद गजनवी कोई कह रहा है कि अपने समय में, यानी कि जो संग्राम राज थे और इनके समय में, यानी अपने समय में महमूद गजनी से लड़ने के लिए सेना को भेजी थी। कौन, तो आप देख सकते हैं संग्राम राज। ठीक है, लेकिन इस वंश की अगर बात करें हम तो अगला शासक हर्ष हुआ था लोहार वंश में ही। ठीक है, जिसके समय में कश्मीर में एक भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास यहाँ पर नहीं किया गया। ठीक है, आप इस बात को यहाँ पर कही जा रही है। और दोस्तों इसमें और भी बातें कही जा रही है, जैसे आप देख सकते हैं कि हर्ष के दरबार में जब कलहन नाम का एक विद्वान रहते थे, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखने की शुरुआत किया। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस वंश के अगला शासक जो जय सिंह हुए, जिसके समय में राजतरंगिणी पुस्तक पूरी हो गई। ठीक है, देख सकते दोस्तों कहाँ से कहाँ बातें कही जा रही है। ठीक है, कि यहाँ पर लोहार वंश में हमने जो कि हर्ष के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कलहन की पुस्तक के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो तमाम चीज़ें एक दूसरे से रिलेट है। आप कहानी समझेंगे तभी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो कश्मीर के इतिहास था उसके बारे में देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे और देखते हैं कि इसमें और क्या किस वंश की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है एक वर्मन वंश का, जो कि हमारा कामरूप अगर बात करें तो एक असम का क्षेत्र है। ठीक है, आप जानते हैं। ठीक है, कि वर्मन वंश जो है, जिसको हम लोग सब वर्मन वंश को कामरूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से वर्मन वंश की जो कि स्थापना हुई, इनका क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक हुआ। ठीक है, और भी सारे बातों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ से क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुए थे 70 बीपीएससी का, यहाँ से असम के जो इस असम के क्षेत्र से और इनकी जो वहाँ के जो शासन था, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहाँ तक मैं देखा था पेपर में। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ से एक बार थोड़ा देख लीजिएगा और अपने तरीक़े से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे वंश से दोस्तों आजकल एग्ज़ाम्स में आपको पता है कि चाहे एग्ज़ाम्स छोटा हो चाहे बड़ा हो, एग्ज़ाम्स कैसा भी हो दोस्तों, लेकिन आज का लेवल सभी का एक समान हो गया है। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चंस को एस्केप नहीं करना है, आपको उसको समझना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप समझिए कि अगर कोई भी बंदा जब फ़ौज में जब भर्ती होता है तो आप देखते होंगे कि फ़ौज में जाने के बाद और फ़ौज में जाने से पहले पहले उसको कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन जैसे फ़ौज में भर्ती होता है तो तमाम प्रकार के उसको इतना ज़्यादा उसको सब चीज़ के लिए प्रैक्टिस कराया जाता है, चाहे किस तरीक़ा से उनको युद्ध क्षेत्र में काम करना है, लड़ना है, तो इतना ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनको हर एक चीज़ को उनके माइंड में सेटअप हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, यदि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको बार बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको समझिए
क्यों नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप इसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आपकी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उन गलतियों को आप सुधारने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपको एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। यदि आप मन से, लगन से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो कुछ अच्छे अच्छे जो हमारे सीनियर लोग थे, भाई सब थे, वो इसी बात को बोलते थे कि यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इतिहास गवाह है कि जो अच्छे मन से लगा है, तैयारी किया है और जिस पर जग हँसा है, उसी ने इतिहास को रचा है, ठीक है। इसी बात को आप समझ लीजिएगा कि हँसने वाले आप के ऊपर बहुत सारे लोग मिलेंगे। कितने सालों से क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। तमाम बातें दोस्तों आपको समाज में सुनने को मिलेंगे, लेकिन इन सारे बातों को थोड़ा सा आप इग्नोर करके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लगन से, मेहनत से करते रहिए और ज़रूर आपकी सफलता एक न एक दिन आपको मिलेगी। आप उस दरवाजे, मंजिल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं तो एक न एक दिन आपको ज़रूर कोई व्यक्ति आपको पीछे से धक्का देगा तो आप मंजिल में प्रवेश कर जाइएगा। बिल्कुल, ये आपकी 100% है कि आपको एक सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चल दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग और भी बातें करेंगे। तमाम बहुत सारे बातें हैं। हर किसी के ज़िंदगी में अपना एक रोल होता है, अपना एक इतिहास होता है। आपकी भी इतिहास एक बन रही होगी और हमारे भी इतिहास बनी है। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं इसमें, और क्या देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सब वर्मन वंश के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखेंगे वर्मन वंश की स्थापना अगर बात करें तो असम की कामरूप में हुई थी, ठीक है। और इस वंश के अगर संस्थापक की बात करें हम तो पुण्यवर्धन थे, ठीक है। और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हमारा भूतिवर्धन था, ठीक है। इस वंश के आखिरी शासक की बात करें हम तो भास्कर, कौन था? भास्कर वर्धन था, ठीक है। और आगे चलकर हर्षवर्धन के समय में इस राज का, जो कि आप देख सकते हैं कि पुष्पभूति जो कि हमारा एक वंश था, ठीक है। पुष्पभूति वंश का अधिकार हो गया और इसी क्रम में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि, ठीक है, पाल शासकों का जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसे इसी क्रम में पाल शासकों, ठीक है, पाल शासकों ने इस वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के जो असम वंश, जो असम के जो क्षेत्र को मैं यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है, एक मैप के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जो कि हमने देखा वर्मन वंश के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इसकी जो कि स्थापना है असम के कामरूप में हुई है और इसके संस्थापक हमारे कौन थे? तो पुष्यवर्धन थे, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ देखें कि इस वंश की जो सबसे शक्तिशाली जो शासक हुए थे वह भूतिवर्धन हुए थे, ठीक है। और इस वंश के आखिरी शासक हमारे भास्कर वर्धन थे, ठीक है। आगे चलकर हम देखें यहाँ पर कि हर्षवर्धन के समय में इस राज पर जो कि पुष्यभूति वंश का अधिकार हो गया और इसी क्रम में यहाँ पर पाल शासकों ने इस वंश को यहाँ पर समाप्त कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वर्मन वंश के बारे में देखा, कामरूप के बारे में समझा, असम के बारे में यहाँ पर देखने का प्रयास किया, ठीक है। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम सब मूर्ति यानी गंधार कला, ठीक है। इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, मूर्ति और गंधार कला के बारे में यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग सब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गंधार मूर्ति कला जो कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ हुआ और सबसे पहले इस शैली में मूर्ति मिट्टी यानी कि चूना पत्थर प्लास्टर के मिलाकर बनाई जाती थी और इस मूर्तियों पर काले रंग और भूरा रंग दिखाई देता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मूर्ति कला की, गंधार कला की बातें हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि गंधार मूर्ति कला जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ होता है, ठीक है। और सबसे पहले इस शैली की अगर देखा जाए तो मूर्तियाँ मिट्टी और चूना पत्थर प्लास्टर को मिलाकर यहाँ पर बनाई जाती थी और इस मूर्तियों पर जो है काले और भूरे रंग से जो है इस पर लेपन की जाती थी, ठीक है। तो इस बातें को यहाँ पर आप देख सकते हैं, बातें कही जा रही, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं और क्या है। देखिए इस समय में अधिकतर मूर्तियाँ पश्चिमी उत्तर भारत में हमें दिखाई देती है और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तक्षशिला था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तक्षशिला की बातें हो रही है कि इस समय में यानी कि हमारा जो कि मूर्ति कला का जो समय है
मूर्तियाँ जो है पश्चिमी उत्तर, यानी कि पश्चिम उत्तर कहने का मतलब होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं एक मैप के माध्यम से, ठीक है, एक पश्चिम है और ये हमारा उत्तर है, यानी कि इस क्षेत्र के बारे में जो है यहाँ पर कई बातें बताई जा रही है, ठीक है, कि पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में जो यहाँ पर मूर्तियाँ हमको दिखाई देती हैं और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था, तक्षशिला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि इस शैली की में जो कि बुद्ध की प्रतिमा मूर्तियाँ मिलती हैं और उनके बाल घुंघरेले और उनका शरीर बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है। और इसके अलावा बुद्ध की योग्य ध्यान करते हुए अधिकतर मूर्तियाँ युवा अवस्था की दिखाई देती हैं। दोस्तों यहाँ पर विशेष रूप से बुद्ध की मूर्तियाँ की बातें की जा रही है, ठीक है, कि इनके बाल घुंघरेले, शरीर शक्तिशाली और एक योग ध्यान करते हुए यहाँ पर जो है इनकी मूर्तियाँ एक युवा अवस्था की दिखाई जाती है, ठीक है, मूर्तिकला में, ठीक है। और इनमें तमाम बातें को देखेंगे, ठीक है। देखिए इस शैली की अगर बात करें हम, तो इस शैली में मेरे बात के शैली का मतलब स्टाइल, जो कि आज के देखते हैं कि इस शैली में स्टाइल मूर्तियों में महात्मा बुद्ध के पीछे आभा, जो कि आभा कहने का मतलब उनकी छाया या फिर जो कि होलो मंडल दिखाई दिया है, ठीक है। और इस मूर्ति कला में हेलेस्टिक आर्ट भी से कहते हैं, क्या कि हेलेस्टिक आर्ट भी कहते हैं, और ये मूर्तियाँ अपोलो देवता को प्रभावित हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तमाम बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बातें बताई जा रही है, ठीक है, मूर्ति कला और गंधार कला के बारे में, ठीक है, कि अगर मूर्ति कला गंधार कला की अगर देखें तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में एक पूरी तरीक़ा से भली भांति इसकी प्रारंभ होती है, ठीक है। और इस शैली में अगर बात करें हम, तो जो मूर्तियाँ मिट्टी के चूना पत्थर प्लास्टर को मिलाकर यहाँ पर बनाई जा रही है और इस पर काले और भूरे रंग से इन पर लेपन की जाती थी। और अधिकतर मूर्तियाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत की जो दिखाई देती हैं और इसका प्रमुख केंद्र हमारा तक्षशिला था, ठीक है। और इसी शैली में अगर भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ को बताई गई है जिनके बाल घुंघरेले और उनके शरीर शक्तिशाली और योग ध्यान करते हुए अधिकतर मूर्तियाँ जो है युवा अवस्था के यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर और भी बातें कही गई कि इस शैली में अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के पीछे आभा या हेलो मंडल को दिखाया गया है, जिसे हम मूर्ति कला में हेलिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, और यह भगवान अपोलो देवता को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मूर्ति कला और जो गंधार कला के बारे में हम लोगों ने देखा है, ठीक है, कि जो तमाम बातें यहाँ पर बताई गई थी, तो उन सारे बातों को मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे। दोस्तों देखिए आप एक चीज़ समझिए कि कोई भी चीज़ आपको एक बार पढ़ने से आपको पूरी तरीक़ा से समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए कि जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जब आप बार बार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बार बार क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको उस क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो इसी प्रकार से थ्योरी भी दोस्तों, आप एक बार में थ्योरी को आप पढ़ कर समझ नहीं पाएगा। अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको उसको देखना ही पड़ेगा। हम ये नहीं करें कि आप हमारे वीडियो को ही देखिए। बहुत सारे यूट्यूब ऐसे चैनल है, प्लेटफॉर्म हैं जो कि तमाम प्रकार के माने कि जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि न्यूज़ चैनल में आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल में। तो आप कहीं भी जाइएगा तो आपको बार बार देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो इस बात को बार बार रोज़ कम से कम इसी पर लेक्चर दिया जाता था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ टीचर्स, तो उनके द्वारा ही बात कहा जा रहा था कि आपको बार बार उसको पढ़ना है, ताकि आपका लाइन आपको पता चले कि हाँ इस लाइन में हमारा ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तभी आप उस चीज़ को समझ पाइएगा, ठीक है। तो चल दोस्तों आगे हम लोग और देखते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, आपको और भी होती रहेगी। चलिए आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं मथुरा शैली मूर्ति, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मथुरा शैली मूर्ति की बात हो रही है, ठीक है। और इसके पहले हमने क्या देखा था, तो मूर्ति जो कि गंधार कला के बारे में देखे थे, यहाँ मथुरा शैली के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, मथुरा शैली को मूर्ति कला के विकास उत्तर भारत में भी दिखाई देता है। आप देख सकते हैं उत्तर भारत की बातें हो रही है, ठीक है, उत्तर भारत की बातें यहाँ पर हो रही है, ठीक है, दिखाई देती है, ठीक है। और इस शैली में कई जो कि हमें केंद्र हमें जो कि दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि आप देखें मथुरा है, बनारस है, कौशाम्बी है, तो तमाम जगह केंद्र हमको दिखाई देती है मथुरा शैली की मूर्ति का, ठीक है। और इस शैली की मूर्तियाँ का निर्माण सबसे पहले मथुरा से हुआ और इसलिए मथुरा शैली कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इस शैली की जो मूर्तियाँ का निर्माण सबसे पहले मथुरा में हुआ था, इसलिए इसे मथुरा शैली कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्तों कि इस शैली की मूर्तियाँ में अगर देखा जाए तब
मूर्तियाँ में देखा जाए तो बायां हाथ ध्यान योग करते हुए और दाहिना हाथ जो है आशीर्वाद देते हुए बुद्ध को दिखाया गया है, ठीक है, और उसे अभय मुद्रा कहते हैं, ठीक है। दोस्तों कुछ दिन पहले आप देखे थे कि यहाँ पर ही अभय मुद्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक न्यूज़ भी वायरल हुआ था, चर्चा में हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिलती है और यहाँ मूर्तियाँ का निर्माण लाल रंग के पत्थर से किया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मथुरा शैली के बारे में बहुत सारे यहाँ पर बातें बताई जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर मूर्ति कला के अगर विस्तार की बात करें हम तो ये उत्तर भारत में दिखाई देता है और इनके बहुत सारे केंद्र के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मथुरा है, बनारस है, कौशाम्बी है, तमाम जगहों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और इसी बारे में कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस शैली की जो मूर्तियां में जो बनाई गई हैं उसमें महात्मा बुद्ध की जो बायां हाथ ध्यान यानी कि योग करते हुए और दाहिना हाथ से आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, जिसे हम लोग अभय मुद्रा कहते हैं, ठीक है। और इस शैली में और भी देख सकते हैं कि बौद्ध हो गया, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे मूर्तियाँ का निर्माण किया गया, ठीक है। और यहाँ मूर्तियों का निर्माण जो है, यह मूर्तियों का निर्माण जो है लाल रंग के पत्थर से यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो तमाम बातें हमने मथुरा शैली के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा, क्योंकि जब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको वहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। तो आप आंसर तभी दे पाइएगा जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है, तभी आप आंसर दे पाइएगा। चलिए तो आगे देखते हैं शैली में और की क्या लिखा गया। देखिए दोस्तों एक और शैली है जिसको बोलते हैं कि अमरावती शैली की मूर्ति, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस शैली यह शैली दक्षिण भारत में दिखाई देती है और इसमें पूजा और योग ध्यान को दिखाया गया है और इसके अलावा, ठीक है, इसके कहानियाँ का भी प्रदर्शन किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इस शैली की मूर्तियाँ सफ़ेद संगमरमर से मुख्यतः बनाई गई है, जिसमें बुद्ध धर्म के जातक कथाओं को भी दिखाया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही अमरावती शैली की मूर्तियाँ, ठीक है। तो अमरावती शैली की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं कि यह शैली जो है दक्षिण भारत में हमको दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की ये बातें हो रही है दोस्तों, यहाँ पर इधर जो क्षेत्र हमारा है दक्षिण भारत की बातें हो रही है, ठीक है, हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें मूर्तियों में बहुत सारे जो इस चीज़ को पूजा और ध्यान योग को दिखाया गया है, इसके अलावा एक कहानी का भी प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। और इस जो शैली की जो मूर्तियाँ हैं वो सफ़ेद संगमरमर से मुख्यतः बनाई गई है और इसमें बौद्ध धर्म के जातक कथाओं को भी यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा और देखेंगे कि थोड़ा देखेंगे कि मंदिर निर्माण शैली, ठीक है। अगर मंदिर निर्माण शैली की यहाँ पर बातें करें दोस्तों, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मंदिर निर्माण शैली, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मंदिर निर्माण शैली जैसे देखेंगे नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्थापत्य कला यानी कि मंदिर का निर्माण के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे कि नागर शैली में किस प्रकार के कहाँ पर मूर्तियाँ मंदिर बनाए गए हैं, द्रविड़ शैली के कहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं और उसी प्रकार से बेसर शैली। तो इन सारे शैली के बारे में हम लोग सब एक एक करके पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आपको बराबर देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ बात हो रही है सबसे पहले नागर शैली की, ठीक है। अगर नागर शैली की बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस शैली के जो मंदिर है उत्तर भारत में, ठीक है। तो आप देखिए नागर शैली यानी कि एन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नॉर्थ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर उत्तर, यानी कि आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, आप याद रहेगा, ठीक है। नागर शैली एन से नागर, एन से नॉर्थ और नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक है। तो इस शैली के जो मंदिर है उत्तर भारत में बनाए गए हैं, ठीक है, आप देखने को मिलता है, और जो कि हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक, यानी ये जो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं और ये हमारा विंध्य पर्वत है, ठीक है, आप ऐसे देखिएगा। चलिए ये हमारा हिमालय का रेंज है और ये हमारा विंध्य पर्वत है, आपको पता होगा, ठीक है।
कि ये हमारा बिंद है जो कि राजस्थान से लेकर कहाँ तक है, जो कि बिंद की बात करें हम तो कि हमारा बिहार की जो कहाँ तक है तो सासाराम तक इसका बिंद पर्वत का निर्माण है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप एक मैप के सहारे आप पढ़िए। ठीक है, आपको देखिए इसीलिए मैं बताता हूँ कि मैप का नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि आपको उसकी लोकेशन पता चलेगा कि किस जगह की बातें हो रही है। ठीक है, तो वही यहाँ बातें करिए दोस्तों। ठीक है, कि इस शैली में मंदिर जो है उत्तर भारत में आपको देखने को मिलता है, जो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा गया है, इसकी विशेषता की बात करें हम, ये जो विशेषता है कि यह मंदिर एक चबूतरे पर बनता है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मंदिर बनाए जाते हैं नॉर्थ साइड में, वो पहले एक चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है, चारों ओर से चबूतरा बनाकर उसके बीच में मंदिर का निर्माण किया जाता है। वही बात कर रहा हूँ कि यह मंदिर एक चबूतरे पर बनता है और इसके नीचे हिस्सा जो है थोड़ा चौड़ा होता है। लोग आप देखते हैं कि मंदिर के साइड से जो चौड़ा हिस्सा होता है वहाँ पर लोग बैठने का भी काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पर बैठते भी हैं, सुबह शाम आप इस चीज़ को फील करते होंगे। जैसे जैसे मंदिर ऊपर जाता है पतला होते जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मंदिर बनाया जा रहा है कि जैसे जैसे मंदिर अगर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है पतला होता जाता है और इन मंदिरों में एक मंडप होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो मंदिर बनाया जाता है तो उसके बीच में एक क्या मंडप होता है और इन मंदिरों में एक मंडप होता है और इसके बाद मुख्य मंदिर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले आप जब इन करते हैं तो पहले एक छोटा सा मंडप होता है, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक मुख्य मंदिर होता है जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर बातें कही जा रही। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, कि इन मंदिरों में जो मंडप की रचना बनाई जाती है उससे मुख्य मंदिर में जो कि भीड़ होने से रोकता है। ठीक है, देखिए मंडप इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ पर लोग इकट्ठा, अगर कोई मंदिर में दर्शन करने के आ रहा है तो वहाँ आप मंडप में रुक सकें। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके जब लोग अंदर से जब मंदिर के दर्शन, जो मूर्ति के दर्शन करने के बाद धीरे धीरे लोग बाहर निकलते हैं तो जो मंडप में जो लोग खड़े हैं वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है भीड़ को कम करने के लिए, रोकने के लिए जो है यहाँ पर मंडप की संरचना बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मुख्य मंदिर के आसपास जो है पूरा दक्षिणा पथ बनाया जाता है। ठीक है, और जो घूमने के, देखिए दोस्तों जब मंदिर होता है तो उसके जो कि मुख्य मंदिर होता है वहाँ परिदक्षिणा बनाया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं लोग इसके जो गोले गोले क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर ही बातें कही जा रही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हैं कि इस शैली में मंदिरों में 5 देवताओं में अलग अलग मंदिर हमें दिखाई देते हैं और इन्हें पंचतम शैली को कहते हैं। यानी कि उसी मंदिर में बहुत सारे मूर्तियों को भी रख दिया जाता है, जैसे हर मूर्तियाँ रखी जाती हैं, जैसे भगवान अलग अलग भगवान की जो है मूर्तियाँ वहाँ पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, इस एक ही जगह पर हैं, तो उसी बात को यहाँ पर बातें कही जा रही हैं जिसको हम सब पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है, देखिए इस शैली में हमें 4 जो दीवारी तालाब नहीं दिखाई देती, यानी यहाँ पर किसी प्रकार के जो मंदिर बनाए जाते हैं हमारे यहाँ जो कि नागर शैली में, यहाँ किसी प्रकार के जो तालाब आप नहीं देखते होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, तो उन सारे मंदिर को आप एक बार थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो जैसे देखते हैं कि जो नागर शैली की जो कुछ मूर्तियाँ बनाई गई है, मंदिर हैं, तो यहाँ इनके नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि हमारा नागर शैली का बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर को देख सकते हैं जो पुरी में है। लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है। भीतर गांव मंदिर जो कि कानपुर में है। ठीक है, और एक क्या और है दशा अवतार मंदिर जो कि हमारा कहाँ पर, ये झांसी में है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण मंदिर आप देख सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर की बातें हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कंदरिया जो कि महादेव मंदिर जो कि एमपी में। ठीक है, तो इन सारे मंदिरों का निर्माण है दोस्तों जो कि नागर शैली में किया गया है और यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम एक लोकेशन के अनुसार पता है, जैसे उड़ीसा का क्षेत्र है, देखे हैं कि उड़ीसा में जो आप मंदिर देख सकते हैं और यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, एमपी की बात हो रही है। तो तमाम जो हमारे जो उत्तर भारत का जो मंदिर का निर्माण हुआ है द्रविड़ शैली में, सॉरी नागर शैली में किया गया है, जो आपको मैंने यहाँ तक बताया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जब स्थापत्य कला के जब एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, मूर्ति निर्माण शैली का जो एमसीक्यू करेंगे, तो वहाँ पर तमाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार पढ़िएगा और जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यहाँ से आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला हम दोस्तों द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए
देखिए द्रविड़ शैली कहने का मतलब होता है दक्षिण भारत, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है डी से, आप सुनिए, डी से द्रविड़ और डी से दक्षिण भारत, बस ऐसे याद रखिए, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। देखिए दक्षिण भारत की बात हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्थ के बारे में पढ़ें, अभी दक्षिण के बारे में पढ़ेंगे। और बीच का जो होगा बेसर, तो बी का मतलब बेसर और बीच से बीच, बस आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी आपको एग्जाम्स करने में अपने तरीके से आप याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है द्रविड़ शैली की, ठीक है। अगर द्रविड़ शैली की बात करें हम, ठीक है, तो इस शैली के जो मंदिरों का विकास पल्लव और चोल शासकों के समय में हुआ, ठीक है। और यह मंदिर दक्षिण भारत में दिखाई देते हैं। और इन मंदिरों की विशेषता की विमानन, विमानन कहने के मतलब दोस्तों एक एकदम बहुत ऊंचा ऊंचा मंदिर बनाया जाता है, ठीक है। उनकी जो विशेषता यही है कि मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ कहा जाए दोस्तों, देख सकते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप थोड़ा और भी देखते हैं इसमें और क्या लिखा गया। देखिए देखिए दोस्तों, इस शैली में मंदिर जहाँ निर्मित की जाती है वहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है। और इसलिए अधिकतर मंदिरों के प्रांगण में तालाब मिलते हैं, ठीक है। तो अभी देखें हम सब कि नागर शैली में तो ऐसा कहीं तालाब की बातें नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दक्षिण भारत में पानी की कमी के कारण से यहाँ पर क्या है, अधिकतर जो मंदिर है उनमें के जो प्रांगण है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या एक तालाब देखने को मिलता है, ठीक है। और इन मंदिरों में ऊंची ऊंची जो कि बाउंड्री, जो कि आप देख सकते हैं कि वॉल से घेरी हुई दिखाई देती है। और इसमें बड़े बड़े गेट लगाए गए होते हैं, ठीक है। इसे हम गोपुरम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस शब्द को आप याद रखिए, गोपुरम पूछा जाता है, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि द्रविड़ शैली के कुछ जो कि मंदिर है, मैं यहाँ लिखा हूँ, जो सब देख सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर के, महाबलीपुरम मंदिर जो कि हमारा रथ मंदिर जिसको कहते हैं, और गंगईकोंड चोलपुरा मंदिर जो सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि इनकी जो शैली के जो मंदिरें हैं काफ़ी एक ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं, ठीक है। और इनके मंदिरों के आसपास जो है में पानी की कमी होने के कारण से इनके प्रांगण में एक तालाब का भी आपको देखने को मिलते हैं। इनके बाउंड्री ऊंचे ऊंचे से घेरे हुए रहते हैं, बड़े बड़े गेट लगाए रहते हैं, और इनको हम गोपुरम कहते हैं, ठीक है। और हमने कुछ जो कि द्रविड़ शैली की मंदिरों के बारे में देखा, जैसे कि हम लोग बृहदेश्वर मंदिर तंजौर के, महाबलीपुरम मंदिर जिसे हम रथ मंदिर कहते हैं, और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जो कि सूर्य मंदिर, ये तमाम जो है द्रविड़ शैली के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं बेसर शैली, ठीक है। आपको मैं बताया याद का तरीका, ये हो गया दक्षिण तो द्रविड़ शैली, ये हो गया उत्तर तो उत्तर यानी कि नॉर्थ, तो नॉर्थ में नागर शैली, और ये हो गया हमारा बीच का बेसर शैली, तो बीच से बीच और बीच से बेसर शैली हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप क्रम वाइज याद कर लीजिएगा, आपके जो याद करने का एक तरीका है, आप जैसे भी आपको इच्छा लगे आप उसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं बेसर शैली के बारे में, ठीक है। देख सकते हैं इस शैली के जो मंदिर नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण, जाहिर सी बात है तो बीच का है, दोनों के बीच का देखे हैं। और इस शैली के मंदिर जो कि विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी के तट तक जो है मिलते हैं। देखिए विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है, तो अभी हम क्या बोला, यहाँ पर विंध्याचल पर ऐसे गया हुआ है जो कि राजस्थान के से लेकर मध्य प्रदेश को काटते हुए और उत्तर प्रदेश के छोटे से नीचे से काटते बिहार तक गया हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ कृष्णा नदी, तो यहाँ देखते हैं कृष्णा नदी है, ठीक है। तो कृष्णा नदी की बात हो रही है, तो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के तट तक जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैप के सहारे आप इसको याद रखिएगा। और इस मंदिर का प्रदक्षिणा जो पथ, जो घूमने का जो जगह है खुला होता है, कोई बाउंड्री से घिरा हुआ नहीं रहता है। और इनमें मंडप बहुत अच्छे तरीके से सजाए जाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ मंडप की बातें कही जा रही है, ठीक है, कि जो बेसर शैली के जो मूर्तियाँ और मंदिर जो बनाए गए हैं, ये अगर देखा जाए तो हमारा द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों के एक बीच का जो कि मिश्रण है, ठीक है। और इस शैली के जो मंदिर है विंध्याचल पर्वत आप देख रहे हैं कि ऊपर में है, और नीचे कृष्णा नदी के तट तक जो है इनका विस्तार देखने को मिलता है। इस मंदिरों का अगर बात करें हम, तो प्रदक्षिणा पथ बिल्कुल खुला होता है, जो घूमने की जो जगह होता है मंदिर की गोले गोल, उनको क्या होता है किसी प्रकार से वॉल बाउंड्री से नहीं घेरा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें मंडप बहुत अच्छे ढंग से क्या होते हैं तरीके से सजाए हुए हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मंदिर निर्माण शैली जो कि स्थापत्य कला के बारे में हमने देखा, जिसमें हमने नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली की बातें हमने की।
तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और बचाओ दोस्तों, इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्यों हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। देखिए अगला है दोस्तों, हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल, सामंतवाद, राजपूत काल। दोस्तों इस प्रकार से हमने 750 से 750 लेकर 1200 ईस्वी के बीच के हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। और एक पूरी तरीक़ा से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो कि वंश हैं, जैसे कि परमार वंश देखेंगे। उसके बाद इसी में और भी देखते हैं, जो जो आएगा हम लोग पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखेंगे परमार वंश के बारे में, ठीक है। देखिए परमार वंश के स्रोत की बात करें हम विस्तार, जो कि मध्य प्रदेश में दिखाई देती है, और इस वंश के जो संस्थापक उपेंद्र थे, तथा आगे चलकर इस वंश को राजा भोज शासक हुआ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये बातें कही जा रही है परमार वंश के बारे में। तो परमार वंश के बारे में ही बताया जा रहा है कि परमार वंश का जो क्षेत्र का बात करें हम, तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक जो है इसका विस्तार दिखाई देता है। और इस वंश के जो हमारे संस्थापक के उपेंद्र थे, और आगे चलकर इस वंश में जो कि राजा भोज यहाँ के शासक बन गए, ठीक है। तो दोस्तों परमार वंश के बारे में इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद इसमें लिखा गया दोस्तों, ठीक है, कि इसने अपनी राजधानी, यानी कि जो हमारे शासक हुए थे राजा भोज, इसने अपनी राजधानी नगरी को बनाया, ठीक है, जो कि जो संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है, बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ बातें कही जा रही है कि यहाँ पर एक बड़ा सरस्वती मंदिर भी बनवाया गया है, ठीक है। और ज्योतिष का विकास भी यहाँ पर बहुत हुआ, ठीक है। इस वंश के विनाश जो कि बात करें हम, तो दिल्ली सल्तनत शासकों के द्वारा कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर परमार वंश के बारे में इसी बात को बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो इस वंश के जो राजा शासक जो कि भोज हुए थे, इसने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाया था, जो कि संस्कृत का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। और यहीं पर जो है यहाँ ज्योतिष का विकास भी यहाँ से हुआ है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि परमार वंश की जो अगर समाप्ति की बात करें हम, तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनके द्वारा इनको कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर परमार वंश जो है समाप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों और आगे देखेंगे हम सब, देखेंगे गुजरात के चालुक्य वंश, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कि सोलंकी इसको बोलते हैं, गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी। तो आप गुजरात के आप मैप में देख सकते हैं कि गुजरात के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि गुजरात के जो चालुक्य हैं, सोलंकी हैं, इनका विस्तार कैसे हुआ, इनकी शासक कैसे आए, कैसे अपने क्षेत्र को विस्तार किए। तो तमाम बातें को थोड़ा थोड़ा इसमें देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए इस वंश के संस्थापक मुख्य जो कि अगर देखा जाए तो मूल्य राज थे, ठीक है, जो कि मूल्य राज थे, संस्थापक हैं। और इसी वंश की बात करें हम, तो अगला शासक भीम प्रथम हुआ, जिसके अधिकारी बिमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर को बनवाया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के, ठीक है। अगर इसके संस्थापक की बात करें हम, तो देखते हैं कि मूल्य राज थे, और इसी वंश का अगला शासक जो कि भीम प्रथम हुआ था, ठीक है। और भीम प्रथम के एक अधिकारी था जिसका नाम था बिमल शाह, जिन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बनवाया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था, तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा गया है, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और भी इसमें बातें कही गई है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कि महमूद गजनी ने भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिरों को लूट लिया था, ठीक है, बातें कही जा रही है। इस वंश का अगला शासक जो कि भीम द्वितीय हुआ, जिसने 1178 ईस्वी में महमूद गौरी को पराजित किया था, ठीक है। और गौरी की भारत में पहली हार हुई थी, ठीक है। और इस वंश के समापन भी दिल्ली सल्तनत जो शासक के आक्रमण के कारण हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी बातें कही जा रही है, ठीक है, कि जब गुजरात में जब सोलंकी यानी कि चालुक्य वंश का शासन होता है, तो यहीं पर ही महमूद गजनी के द्वारा भीम प्रथम के शासनकाल में जो है सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया, ठीक है। सोमनाथ मंदिर अपने आप में, आप देखिए दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महमूद गजनी के द्वारा तो लूटा गया, बात सही है, लेकिन उसमें भगवान शिव की एक ऐसा मतलब कि प्रतिमा था, मूर्ति था, जो कि उसको भी यहाँ से जब महमूद गजनी लूट कर ले जाता है, तो ले जाने के बाद वो क्या करता है कि अपने जो महमूद गजनी अपने ही जो कि जहाँ उनका जगह था, जो कि शासन का स्थान था,
वहाँ पर क्या वो अपनी सीढ़ियों पर उस मंदिर को क्या किया था, उस सीढ़ियों पर जो है अपने जो मूर्ति का जो उसको पिघला कर जो सीढ़ियों पर उसको लगवा दिया था, ठीक है। सीढ़ी पर सोच जो सीढ़ी पर लगाने का मतलब होता है कि आप जब सीढ़ी से जब चढ़िएगा तो उसको पैर तो रख के जाइएगा उस पर, तो सोचिए कि भगवान शिव का जो प्रतिमा था उसको जो है वहाँ पर उसकी मतलब कि उसको सीढ़ी पर जो है उसको लगवा दिया था, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि महमूद गजनी ऐसा काम किया था, लेकिन महमूद गजनी का भी मृत्यु जो है एक दर्दनाक तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए वही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वंश का अगला शासक जो कि अगर देखा जाए तो हमारा भीम द्वितीय हुआ था, जो कि यहाँ पर महमूद गजनी को पराजित कर दे। बाद में महमूद गजनी यहाँ पर पराजित हो जाता है, ठीक है। और सॉरी महमूद गौरी पराजित हो जाता है, ठीक है। और यह गौरी बताया जाता है कि गौरी की भारत में अगर पहली हार किसी से हुई है तो भीम द्वितीय से हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला देखेंगे क्या, चौहान वंश के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे चौहान वंश के संस्थापक जो कि वासुदेव, जो इस वंश के आगे चलकर बात करें तो अनुराज सूर्य नाम के शासक बना, ठीक है, जिसके दरबार में विग्रह राज जो कि चतुर्थ बिल्लभ देव रहते थे, ठीक है। और इसने हरि के लिए नाटक को लिखा था जो कि संस्कृत भाषा में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर चौहान वंश की बातें कही जा रही है और इस वंश के जो संस्थापक हैं हमारे जो कि हमारे वासुदेव हैं, और आगे चलकर जो है अरुणोराज नाम के एक यहाँ पर शासक बनता है। और यह बताया जाता है कि जिसके दरबार में विग्रह राज जो कि चतुर्थ बिल्लभ देव रहते हैं और जो एक हरि के लिए नाटक को लिखे हैं, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इस वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करी है पृथ्वीराज चौहान, जिसने राय पिथौरा के उपाधि धारण किया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि राय पिथौरा के उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान थे, जो कि चौहान वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है, कि यह विद्वानों का सबसे बड़ा संरक्षक करता था, ठीक है, जिसके दरबार में चंद्रबरदाई, जय नायक, विद्यापति, गोंड और जनार्दन जैसे विद्वान यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा जो कि विद्वानों का संरक्षण करते हैं। और इनके दरबार में चंद्रबरदाई, जय नायक और विद्यापति और जनार्दन गोंड जैसे विद्वान रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वी रासो नाम ग्रंथ को लिखा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ चंद्रबरदाई की बात हो रही है, ठीक है, जो कि पृथ्वीराज जो चौहान के जो दरबार में रहते थे, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की ग्रंथ को लिखा। और बताया जाता है कि 1191 में जब तराइन की पहली लड़ाई होती है, लड़ाई में मोहम्मद गौरी की यहाँ पर हरा दिया था, ठीक है। यानी कि जो कि प्रथम जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को यहाँ पर हरा दिया था, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में पृथ्वी जो चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इसमें बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों और क्या बताया गया, देखिए इसके द्वारा जो गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री का अपहरण, इसके कारण जयचंद इसका शत्रु बन गया। देख सकते हैं यहाँ पर यह एक गढ़वाल के शासक है जयचंद, और उनकी पुत्री के यहाँ पर अपहरण होता है, और इस कारण से जो यहाँ पर जो है जो पृथ्वीराज चौहान इनके क्या हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, बन चुके हैं, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, तराइन के जब द्वितीय युद्ध हो जाता है 1192 ईस्वी में, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो कि मोहम्मद गौरी से हार गया, ठीक है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रथम में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और दूसरी जब युद्ध होती है तो यहाँ पर जो है जयचंद से जो शत्रुता होने के कारण यहाँ पर दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो गौरी से यहाँ पर हार गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे चलकर जो कि गौरी ने 1194 में जो कि चंदवारा का ये युद्ध होता है, जयचंद को भी हरा कर मार डालता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आगे चलकर जो 1194 में एक चंदवारा का युद्ध होता है, चंदवार का युद्ध होता है, और इसी युद्ध में जयचंद को यहाँ पर मोहम्मद गौरी के द्वारा भी मार दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर दक्षिण भारत के इतिहास को बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ा और हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को बहुत शॉर्ट तरीके से हमने पढ़ लिया, एक एक टॉपिक को पढ़ा,
जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए जो ज़रूरत है उतना मैंने इस टॉपिक में और इस एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को आप बार बार देखें, बार बार रिविजन करें। आपको इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम्स का पेपर उठा कर देख लीजिए और हमारे नोट्स से आप मैच कर दीजिए, ठीक है। यदि हमारे नोट्स से अगर आपका क्वेश्चन नहीं मैच करता है तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स को, हर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को मैं देखा। आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आपको नोट्स से देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जाइए, अपने किसी पेपर को उठाइए और एंशिएंट हिस्ट्री में आप यहाँ से नोट्स को चेक कीजिए कि क्या हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर थ्योरी में अगर कुछ छूट भी गया होगा तो मैं आपको उसको एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको उसको पूरा करा दिया हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो चीज़ का कम्बिनेशन होता है, एक आपका थ्योरी पेपर और एक आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दोनों चीज़ का अगर कम्बिनेशन करके आप पढ़ते हैं तो अगर आपको जो क्वेश्चन थ्योरी में अगर छूट गया होगा तो आप उसको एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चंस के माध्यम से, उसके डिस्कशन के माध्यम से आप उसको वहाँ पर भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी चीज़ सभी आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें को छोड़ी जाती है ताकि आप उसको कहीं अन्य स्रोत के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से आप उसको पूरा कर पाएँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं दो चीज़ को आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में, एक आपको थ्योरी वाले क्लास में और एक आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्लास से। तो ताकि मैं अगर थ्योरी वाले क्लास में अगर कुछ छूटता है तो उस चीज़ को आप एमसीक्यू और प्रीवियस क्वेश्चंस के माध्यम से आप उसको पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे कराए और एक लास्ट बचा हुआ है दक्षिण भारत के इतिहास संगम काल, और जो भी तमाम अभी इस टॉपिक में हमने कवर किया, ये सेकेंड पार्ट था, ठीक है। तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मैं लाकर आपके सामने रख दूंगा। आपके लिए इससे ज़्यादा और एग्ज़ाम्स में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत कहीं नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चल दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।